मंच पे उपस्थित सभी विशिष्ट जन, गुरुजन और आज के कार्यक्रम में आए हुए सभी बुद्धिमान श्रोतागण, जब हम आंतरिक सुरक्षा की बात करते हैं तो अमूमन होता क्या है कि नेशनल सिक्योरिटी को दो पार्ट में ऐसे बांटते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो अधिकतर जो लोग लिखते हैं पढ़ते हैं वो एक्सटर्नल सिक्योरिटी पे लिखते पढ़ते हैं, मतलब 100 में 80 लोग, 20 लोग जो हैं वो लिखते हैं इंटरनल सिक्योरिटी पे। ऐसा एक प्रोपोर्शन है। इंटरनल सिक्योरिटी का ऐसा कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वी कैन हैव, मतलब हम दो पार्ट में इसको बांट सकते हैं इंटरनल सिक्योरिटी के चैप्टर को, इकोनॉमिक्स की तरह, मैक्रो और माइक्रो। अब मैक्रो माइक्रो ये है कि माइक्रो जो इंटरनल सिक्योरिटी का पर्सपेक्टिव है उसमें, मैक्रो में तो जो चलो कॉन्स्पिरेसी थियरीज हैं, जो थर्ड फोर्सेस हैं जो भारत को तोड़ना चाहती हैं, दोज हु वांट इंडिया टू ब्लीड। माइक्रो एनालिसिस है कि उसके जो फुटप्रिंट्स हैं शहरों में, गांव में, मोहल्ले में, देश के अलग अलग क्षेत्रों में, तो उसका जो एनालिसिस का एक फॉर्मेट है उसको हम इंटरनल सिक्योरिटी का माइक्रो एनालिसिस या माइक्रो पार्ट बोल सकते हैं। अमूमन राष्ट्रीय सुरक्षा पर जब बात करते हैं या कोई आर्टिकल पढ़ते हैं तो एक ऐसा आर्टिकल को अच्छा माना जाएगा जो किसी अंग्रेजी अखबार के एडिट पेज पे, किसी बड़े अंग्रेजी अखबार के एडिट पेज पे छपा हो और एक आम आदमी पढ़े और उसको 80% समझ में नहीं आए, तो उसको हम मानते हैं कि एक अच्छा आर्टिकल है। मुझे लगता है कि प्रॉब्लम यही है, इस विषय को इतना कठिन ऐसे बता दिया गया है कि जो आपको समझ में नहीं आए तो अच्छा आर्टिकल है। मुझे लगता है कि क्लास 5वीं के बच्चे को आंतरिक सुरक्षा का विषय समझाया जा सकता है, और समझाने के बाद क्या होता है कि एक क्रिटिकल एनालिसिस की क्षमता वो उत्पन्न होती है उसमें। अब जैसे मैं बताता हूँ आपको कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ एक ग्रुप बैठा है, इस ग्रुप में मैं मान के चल रहा हूँ कि अधिक मैक्सिमम लोग राष्ट्रवादी विचारधारा के हैं। कोई आ जाए बीच में और बोले कि भाई मुझे जो है बीफ ईटिंग का, मतलब गौमांस खाने का अधिकार है हमको, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? सबको मालूम है क्या होगा। अब मान लीजिए कि ये भीड़ जो है ये लेफ्ट लिबरल्स की है, किसी कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग चल रही है और उसमें कोई आकर के बोले कि भाई गौमांस नहीं खाना चाहिए, तो उस ग्रुप का रिएक्शन क्या होगा? दोनों का रिएक्शन एक ही होगा कि आप जिस तरीके से बीफ ईटिंग पे रिएक्ट करेंगे तो उसी तरीके से बीफ ईटिंग रिस्ट्रिक्शन पे वो ग्रुप रिएक्ट करेगा। अब देखिए यहाँ क्रिटिकल थिंकिंग कहाँ है। जो ये थर्ड फोर्सेस हैं जिसका हम लोग बार बार बात करते हैं कि विदेशी ताकतें हैं, देश को ब्लीड करना चाहती हैं, तो करती क्या हैं? वो यही करती हैं, एकमात्र उनका फॉर्मूला है कि दे यूज द फॉल्ट लाइंस ऑफ द सोसाइटी। फॉल्ट लाइंस यानी भ्रंश रेखा। फॉल्ट लाइंस यानी कि मैं गोरा हूँ, कोई काला है तो ये फॉल्ट लाइन है, मैं अगड़ा हूँ, कोई पिछड़ा है, ये फॉल्ट लाइन है, मैं हिंदू हूँ, कोई मुसलमान है, ये फॉल्ट लाइन है, मैं गरीब हूँ, कोई अमीर है, ये फॉल्ट लाइन है, मैं लड़का हूँ, कोई लड़की है, ये भी फॉल्ट लाइन है। तो इन फॉल्ट लाइंस का इस्तेमाल किया जाता है और अल्टीमेटली इसको किसी एक टारगेट के लिए यूज किया जाता है। तो अब मैं आ रहा हूं, जैसे कि मान लीजिए कि बीफ ईटिंग का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। हर 2 साल में ये चर्चा का विषय बनता है बीफ ईटिंग। तो एक ग्रुप कहता है कि भाई आप बीफ ईटिंग नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय है। दूसरा ग्रुप कहता है कि भाई ये राइट टू ईट का मामला है। आप कौन होते हैं तय करने वाले कि राइट टू टेस्ट बर्ड्स का है, हमारे जीव को क्या पसंद है या हमारे टेस्ट को क्या पसंद है। उसी में पार्लियामेंट में कोई लॉजिक देगा कि भाई ये गरीबों का प्रोटीन है, इट इज प्रोटीन ऑफ द पुअर्स। अब क्रिटिकल थिंकिंग में आते हैं। जो क्रिटिकल माइंड होगा उसको ऐसे एनालाइज करेगा कि भारत में गौ मांस की जब चर्चा होती है, खाना कि नहीं खाना, तो ये ह्यूमन राइट्स के दायरे में राइट टू ईट पे किया जाता है। इस विषय को यहाँ छोड़ दीजिए, चलते हैं चाइना। चाइना में साल में 2 फेमस मीट फेस्टिवल्स होते हैं जहाँ कुत्ता खाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। उसमें एक यूलिन मीट फेस्टिवल है, और यूलिन मीट फेस्टिवल को लेकर के दुनिया भर में चाइना की थू-थू होती है। सारे दुनिया भर में आर्टिकल्स लिखे जाते हैं
और वहाँ क्या है कि कुत्ता नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि वो एनिमल राइट्स का मामला है। अब भारत में बीफ ईटिंग मतलब मीट ईटिंग और चाइना में मीट ईटिंग, तो यहाँ खाना है और वहाँ नहीं खाना है। और दोनों में जो लॉजिक दिया जाता है कि भारत में इसलिए खाना है क्योंकि ह्यूमन राइट्स का मामला है, और चाइना में इसलिए नहीं खाना है क्योंकि एनिमल राइट्स का मामला है। एक ही चीज है, मीट ईटिंग है, एनिमल ईटिंग का मामला है। दोनों जगह लॉजिक अलग अलग है। इसका इस्तेमाल कैसे होता है? इसका इस्तेमाल ऐसे होता है कि यहां भारत की फजीहत करनी है। भारत में हिंदू मुस्लिम के बीच में एक फॉल्ट लाइन है। इस फॉल्ट लाइन की ताकत यह है कि भारत बट गया, दूसरा देश बन गया। एक और पोटेंशियल है भारत के बटने का। तो इसलिए 2 साल में एक ऐसा टॉपिक डाला जाता है जिससे ये विभेद और ज्यादा बढ़े। और जो ताकतें हैं जो चाहती हैं कि चलो, मैं मानता हूं कि ईमानदारी से चाहती हैं कि चलो ह्यूमन राइट्स का मामला है, गाय खाना चाहिए, तो चाइना में एनिमल राइट्स लागू नहीं होता। चाइना में अगर ह्यूमन राइट्स के तगाजे पे हो तो हमारा राइट टू ईट है, हम कुत्ता खाना चाहते हैं, खाएंगे साहब, क्या प्रॉब्लम है, कहानी खत्म। और भारत में गाय खाने को अगर एनिमल राइट्स के दायरे में बहस करते हैं तो बात खत्म, गाय मत काटिए, एनिमल राइट्स का मामला है। तो चूंकि भारत को बदनाम करने के लिए, यहां के फॉल्ट लाइन्स को फर्दर करने के लिए बीफ ईटिंग को ह्यूमन राइट्स के दायरे में डिबेट करना अच्छा रहता है, और वहां चाइना की फजीहत दुनिया भर में करने के लिए डॉग ईटिंग को एनिमल राइट्स के दायरे में या लॉजिक से बहस करना। और सेम ऑर्गेनाइजेशंस है, सेम ग्रीन पीस, वहां पे कुत्ता नहीं खाना जी तो एनिमल राइट्स, यहां पे गाय खाना जी तो ह्यूमन राइट्स। ये देखिए क्रिटिकल थिंकिंग है कि आपके दिमाग को हैक किया जाता है। हम राष्ट्रवादी हैं तो एक तरीके से रिएक्ट करेंगे, आप लेफ्ट लिबरल हैं तो एक तरीके से रिएक्ट करेंगे, या मुस्लिम हैं तो एक तरीके से रिएक्ट करेंगे। और इस फॉल्ट लाइन को, मान लीजिए कि इसमें कोई घटना हो जाती है, जैसे लिंचिंग हो गया भाई, तो लिंचिंग को ले उड़े सब, और भारत की इमेज उस एक घटना को ऐसे जनरलाइज किया जाता है कि इंडिया इज अ कंट्री जहां मेजॉरिटी है और माइनॉरिटी है, और मेजॉरिटी माइनॉरिटी का लिंच करता है। ये 1 लाइन डेफिनेशन इंडिया का हो गया, बड़े बड़े आर्टिकल छपेंगे। दूसरी घटना आप देखिए, हाथरस में एक रेप की घटना हुई। हाथरस गैंग रेप में जिन बच्चियों के साथ हुआ रेप, वो दलित समाज की थी, जिनके ऊपर आरोप था वो अपर कास्ट के थे। तो अब ये कमाल का फॉर्मेट है, फॉर्मूला है कि ये 2 एंड्स हैं। एक एंड पे लोअर दलित लड़की को रखा जाता है, दलित गर्ल है, और दूसरे एंड पे अपर कास्ट मेल है। और इसी फॉर्मेट पे जितने फॉल्ट लाइंस के फॉर्मूलाज है काम करते हैं। मान लीजिए कि सरकार वर्सेस अभी अग्निवीर चल रहा है ना, या सरकार वर्सेस फार्मर्स जो हुआ, तो सरकार को अपर कास्ट मेल के इसमें रखेंगे पोजीशन पे, और जो युवा है इसमें या जो यूथ्स हैं जो ट्रेनें जला रहे हैं उनको दलित लड़की वाले जगह पे रखेंगे। मुस्लिम्स की जब बात आती है तो मुस्लिम्स को भी उस दलित लड़की के प्लेटफॉर्म पे रखते हैं, और सरकार को या जो मेजॉरिटी हिंदू है उसको अपर कास्ट मेल के स्थान पर रखते हैं। अब आप ये समझिए कि हाथरस में जो हुआ, अगर उसको इस तरीके से देखिए कि जिन बच्चियों के साथ ये घटना घटी और घटना करने वाले आरोपी भी उसी समाज के, दलित समाज के होते तो कहानी नहीं बनती है, क्योंकि फॉल्ट लाइन इसमें नहीं है। अगर वो मुस्लिम समाज के होते तो भी कहानी नहीं बनती है। अगर लड़की मुस्लिम होती और करने वाले रेपिस्ट दलित होते तो भी कहानी नहीं बनती। लड़की अपर कास्ट होती, लड़के अपर कास्ट होते तो भी कहानी नहीं बनती। कहानी तब बनती है जब ये फॉल्ट लाइन, ये मसाला मिले कि लोअर कास्ट लड़की और अपर कास्ट मेल। तो अब कहानी क्या हुई साहब कि दुनिया में जैसे बीफ ईटिंग में लिंचिंग हो जाता है, तो इंडिया इज अ कंट्री 1 लाइन डेफिनेशन कि जहां मेजॉरिटी है माइनॉरिटी है, एंड मेजॉरिटी लिंच द माइनॉरिटी। तो हाथरस की घटना से ये एक इमेज निकलता है, 1 लाइन डेफिनेशन ऑफ इंडिया निकलता है कि इंडिया इज अ कंट्री वेयर देयर इज अपर कास्ट, देयर इज लोअर कास्ट, एंड अपर कास्ट रेप द लोअर कास्ट। ये 1 लाइन डेफिनेशन है। अब ये होता कैसे है? मेरी किताब है उसमें मैंने इसको क्वाड्रिगा बोला है, हिंदी में बोले तो चौकड़ी बोलते हैं। तो क्वाड्रिगा में क्या है कि रेडिकल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन हैं, कम्युनिस्ट ग्रुप्स हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, और एक बैंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, एक सेट ऑफ पीपल है जिसमें मीडिया, कुछ प्रोफेशनल्स हैं, कुछ लीगल एक्सपर्ट्स हैं, कुछ कल्चरल एक्टिविस्ट्स हैं, कुछ ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं।
तो पहले की तरह नहीं है कि कोई एक संगठन काम कर रहा है। ये जो नया फॉर्मेट है क्वाड्रिगा का, क्वाड्रिगा यानी कि एक घोड़ा, 4 घोड़े मिलकर के एक रथ को खींचते हैं, तो उसको क्वाड्रिगा बोलते हैं। तो ये 4 पिलर्स हैं और रथ जो है एजेंडा है। तो जितनी हाल फिलहाल में 10 साल में घटनाएं हुई हैं भारत में जिन्होंने नेशनल या इंटरनेशनल लाइमलाइट को छुआ है, उसमें ये क्वाड्रिगा इन्वॉल्व है। जैसे – 2007 का एक माओइस्ट डॉक्यूमेंट है, उसको यूपी-यूए बोलते हैं, अर्बन पर्सपेक्टिव और वर्क इन अर्बन एरियाज। तो माओइस्टों का 2004 का डॉक्यूमेंट था, बाद में उसको थोड़ा अपग्रेड करके 2007 में एक बड़ा वर्जन आया। कोबाड गांधी का मेन रोल था उसमें, जो अरेस्ट हुए थे कोबाड गांधी। सबको पढ़ना चाहिए, अवेलेबल है, पब्लिक डोमेन में है और नॉन क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है, क्लासिफाइड नहीं है इंफॉर्मेशन। उसमें क्या है, आप ताज्जुब करेंगे कि जब उस डॉक्यूमेंट को पढ़ते हैं आप, तो आप फोरकास्ट कर सकते हैं कि आने वाले 10 साल में जो माओइस्ट मूवमेंट है वो बिना AK-47 के हो जाएगा। तो AK-47 के बिना हो जाएगा तो क्या खत्म हो जाएगा? नहीं, उनका जो अर्बन फोकस है वो ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो 2007 यानी कि 15 साल पुराना एक डॉक्यूमेंट, आप उसको जब पढ़ेंगे और हाल फिलहाल की घटनाओं को जब आप देखेंगे, अग्निवीर, इसके पहले जुम्मे की नमाज, उसके पहले CA के बहाने दिल्ली दंगे, उसके थोड़ा देर पहले हुआ था ये फार्मर प्रोटेस्ट, उसके पहले भीमा कोरेगांव, हाथरस की घटना, PFI जैसे संगठन, तो आपको लगेगा अरे ये तो इम्प्लीमेंट हो रहा है। जो 2007 माओइस्ट डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है वो इम्प्लीमेंटेशन में है जी। उदाहरण बताता हूँ, CA के दंगे में एक संगठन का नाम आया पिंजड़ा तोड़। पिंजड़ा तोड़ क्या है? हॉस्टल में जो बच्चियां रहती हैं उनका एक संगठन है। तो उसमें क्या है, तो उसमें भी एक फॉल्ट लाइन, एक छोटी सी फॉल्ट लाइन, शायद वो है भी नहीं। तो हॉस्टल में जो लड़कियां रहती हैं उनके अधिकार भाई हनन होता है। कैसे अधिकार हनन होता है? तो उसमें आने का टाइमिंग तय है, जाने का टाइमिंग तय है, कई सारी चीजें हैं। तो दिल्ली में एक संगठन बनता है पिंजड़ा तोड़ का नाम से, उसकी मोबिलाइजेशन कैपेसिटी 250। एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है, उसकी मोबिलाइजेशन कैपेसिटी 250। ऐसा फॉल्ट लाइन जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो CA का जब प्रोटेस्ट होता है तो पिंजड़ा तोड़ का रोल क्या होता है कि एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन जिसकी मोबिलाइजेशन कैपेसिटी 250 है, उसने जाके उसमें भाग लिया। बाद में उनका दिल्ली दंगों में, दिल्ली के बाकी चीजों में नाम आया। तो जब उस 2007 के डॉक्यूमेंट को आप पढ़ते हैं तो कहां कहां घुसपैठ करने की योजना है शहरों में। RWA कमिटीज, जो पूजा के पंडाल हैं उनकी समितियों में भी माओइस्टों का होना चाहिए, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। कॉलेज कैंपसेस, लेबर यूनियंस, ये शहरी जो फॉर्मेट है, और एक ऐसा मोबिलाइजेशन कैपेसिटी बिल्टअप करना है कि जो मैक्सिमम मोबिलाइजेशन एट द मिनिमम नोटिस पीरियड, दिल्ली में 10,000, 15,000, 20,000 की मोबिलाइजेशन कैपेसिटी खड़ा करना। और ऐसे इश्यूज पे, जैसे मान लीजिए अभी अग्निवीर का इशू आया, तो इसमें मैन पावर के नाते या हेड काउंट के नाते उसमें एड ऑन हो जाना, या इसके पहले CA के प्रोटेस्ट हुए शाहीन बाग में, तो उसमें हेड काउंट के नाते एड ऑन हो जाना। बार बार बात होती है JNU की, तो कई अपने साथी मित्र हैं, हम लोगों के अच्छे मित्र हैं जो JNU से पढ़े लिखे, तो JNU को भी कई बार हम लोग जनरलाइज कर देते हैं, भाई JNU से पढ़ा हुआ है, मतलब कि खराब कैंपस है। JNU में हर तरह के लोग रहे, अपने भी मित्र रहे जिन्होंने बड़ा संघर्ष किया है, और हम लोगों ने अपने समय में ही देखा है कि उनकी दीवारों पे क्या क्या लिखा रहता था। हमास के समर्थन में, माओइस्टों के समर्थन में खुलेआम लिखे रहते थे। आज तो चलो ये स्थिति नहीं है। JNU का एक आदमी है, मान लो कि ये इकोसिस्टम बनता कैसे, मैं बता रहा हूँ आपको, कि रोना विल्सन। रोना विल्सन का नाम आता है प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश में भीमा कोरेगांव के चार्जशीट में। तो रोना विल्सन का मैं ये पढ़ रहा था, MPhil का डेजर्टेशन पढ़ रहा था उसका, तो उसके MPhil के डेजर्टेशन का टाइटल है इंडिया वेदर कॉलोनियल, सेमी कॉलोनियल और सेमी फ्यूडल। मतलब कि 3 गालियां हैं भारत को लेकर के, और इन 3 गालियों के डेफिनेशन में सेट करना है भारत को कि या तो कॉलोनियल है, फ्यूडल है, या सेमी फ्यूडल है, या तीनों है। तो वैसा आदमी आगे चल करके मान लो कि प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रचता है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। खैर, भीमा कोरेगांव पे आते हैं। मैं क्वाड्रिगा की बात कर रहा था, तो भीमा कोरेगांव की चार्जशीट में कई सारी चीजें निकली। भीमा कोरेगांव की चार्जशीट में झारखंड से रिलेटेड कई सारी चीजें निकली।
ये जो रोना विल्सन थे, मारने का प्लान कर रहे थे, उनके साथ साथ एक फादर स्टेन स्वामी थे। तो फादर स्टेन स्वामी क्या थे? क्रिश्चियन मिशनरी थे। रोना विल्सन कौन थे? तो चलो भाई जेएनयू के स्टूडेंट थे। और रोना विल्सन उस समय, जिस समय भीमा कोरेगांव की इन्वेस्टिगेशन चल रहा था और झारखंड सरकार ने उसमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो ऑर्गेनाइजेशन बड़ा चर्चा में है, उस पर प्रतिबंध लगाया था। तो रोना विल्सन इस बात के लिए इंटरनेशनल और नेशनल प्लेटफॉर्म पे लॉबिंग कर रहा था कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर से प्रतिबंध हट जाए। अब कनेक्शंस देखिए कि एक क्रिश्चियन मिशनरी है फादर स्टेन स्वामी, उनका कनेक्ट है। रोना विल्सन जो अर्बन नक्सल है उसका कनेक्ट है। और वो किसके लिए लॉबिंग कर रहा है? तो एक इस्लामिक संगठन पर से प्रतिबंध हट जाए उसके लिए लॉबिंग कर रहा है। और बाद में एमएचए ने उसी इन्वेस्टिगेशन के आधार पर एक लेटर भेजा झारखंड डीजीपी को। मैंने अपनी किताब में उसको जिक्र भी किया है उस पत्र का। उसमें यह था कि सीपीआई माओइस्ट और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बीच में लाइजन करने का, कि उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, इसके लिए दो लोग काम कर रहे थे, बसंता कुमारी और रंजनी कुमार मल। तो बसंता कुमारी को आप लोग जान जाएंगे, वो जीएन साईं बाबा की बेटी है। तो एक घटना भीमा कोरेगांव किस लिए हुआ भाई? तो दलित चेतना थी कि भाई उसमें उनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ ब्राह्मण चेतना के साथ, या अपर कास्ट वर्सेस लोअर कास्ट का मामला था, या दलित वर्सेस ब्राह्मण का, कि वो सेलिब्रेट करना चाहते थे अंग्रेजों पे अपनी विक्ट्री पेशवाओं पे, और वहां पे अपर कास्ट को प्रॉब्लम था। लेकिन जब इसको खोदा गया तो इसमें से निकला क्या? प्राइम मिनिस्टर को मारने की साजिश निकली। उसमें से नेटवर्किंग क्या निकला? तो कोई एक संगठन नहीं था, उसमें नक्सल्स भी थे, क्रिश्चियन मिशनरीज भी थे, रेडिकल इस्लामिस्ट भी थे, और उनको सपोर्ट करने वाला एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी था। कल्चरल एक्टिविस्ट, यानी कि फिल्मी दुनिया से कोई बोल रहा है, कोई थिएटर से बोल रहा है, कोई ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस बोल रहे हैं, जर्नलिस्ट आर्टिकल्स लिख रहे हैं। तो ये एक पूरा एक इकोसिस्टम है। तो आप देखिए कि जुम्मे की नमाज हो या अभी का जो अग्निवीर का जो प्रोटेस्ट चल रहा हो, इसमें ये पूरा सिस्टम काम करता है। और सिस्टम काम करता है तो उसमें जो प्रोपेगेंडा है उसको एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको ऐसा कह सकते हैं, इस फॉर्मूला को, कि वेपनाइजिंग द प्रोपेगेंडा, प्रोपेगेंडाइज द ट्रूथ एंड वेपनाइज द प्रोपेगेंडा। तो प्रोपेगेंडा को वेपन की तरह, तो अजीब सी बात लगी, प्रोपेगेंडा हथियार कहां से है? इसको लेकर के दुनिया भर में बहस है। अमेरिका के तरफ से यूएन में प्रेजेंटेशन दिया गया कि प्रोपेगेंडा को वेपन माना जाए। तो किस लिए माना जाए? कि जो कन्वेंशनल वेपन्स हैं, तो उसमें बॉम्ब्स को मानते हैं, टैंक्स को मानते हैं, बंदूक को मानते हैं, तलवार को मानते हैं। तो जो बाहर से ऐसे आकर के लगे या एक्सप्लोड हो, उसको हम कन्वेंशनल वेपन सिस्टम में हमारा दिमाग मानने को तैयार रहता है कि वेपन है। लेकिन जो इंप्लोड हो जाए, कि हमारे शरीर के अंदर कुछ है और वो फट गया एकदम, आपके दिमाग को किसी ने हैक कर लिया, इसको वेपन का दर्जा अभी तक नहीं है। जबकि ये वास्तव में वेपन है। प्रोपेगेंडा को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी ताकत जो है प्रोपेगेंडा की, किसी देश को तोड़ने की है, किसी सरकार को गिराने की है, किसी एक व्यक्ति के सोचने के तौर तरीके को बदलने की है, किसी एक समाज और किसी एक देश के पूरे सोचने के तौर तरीके को बदल सकती है। तो उपाय क्या है? उपाय यही है कि क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना पड़ेगा। इसका एंटीडोट क्या है? यही है कि कोई भी ऐसा हाफ बेक्ड या जो प्रोपेगेंडा मटेरियल है वो जब आए तो हम लोग उसका एक क्रिटिकल एनालिसिस की क्षमता एक समाज के नाते डेवलप कर पाए। अभी हाथरस, मतलब कई संगठनों का जिक्र आया, हाथरस में पीएफआई का जिक्र आया, दिल्ली में जो हुआ पीएफआई का जिक्र आया, जो अभी यूपी में आगजनी हुई उसमें पीएफआई का जिक्र आया, एसडीपीआई का जिक्र आया जो रांची में हुआ। मैं अंतिम बात एक और कहानी के साथ ख़त्म करता हूँ कि आज से 4 साल पहले, 3-3.5 साल पहले झारखंड में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो संगठन आजकल बड़ा चर्चा में है, उस पर प्रतिबंध लगा। रघुवर दास जी, भाजपा की सरकार थी, रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे। वो प्रतिबंध लगने की घटना कुछ इस तरीके से, उसमें थोड़ा सा अपना रोल था कि
लोकल जो अखबार था प्रभात खबर, उसके 10वें पन्ने पे एक कॉलम की एक खबर छपी थी। खबर क्या थी भाई? खबर ये थी कि पाकुड़, साहेबगंज, इन 2 जिलों में बहुत सारी ऐसी शादियां हो रही हैं जहां मुसलमान शादी कर रहे हैं और लड़कियों को कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। अमूमन क्या होता है शादियों में कि मुसलमान प्राण दे देगा या प्राण ले लेगा कन्वर्ट करने के लिए, इसमें कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। तो हम बोले भाई ये तो बड़ा कमाल का मामला है, कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। तो जब हम लोगों ने खोदना शुरू किया तब मालूम चला कि वहाँ पे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया वहाँ के 4 जिलों में एक्टिव था और वहाँ पे लड़कियों के साथ शादी करके, आदिवासी लड़कियों के साथ, और एक केसेस नहीं थे, 10,000 केसेस थे, जिसमें लगभग 1200-1300 केसेस को हम लोगों ने कंपाइल किया। और इसलिए कन्वर्ट नहीं कर रहे थे कि झारखंड में एक नियम है, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट बोलते हैं, CNT एक्ट बोलते हैं, उसमें आदिवासियों को जमीन बेचने खरीदने पर रेस्ट्रिक्शंस है, साथ में कई और जातियों का है, महतो भी नहीं खरीद सकते, आदिवासी भी आदिवासी की जमीन नहीं खरीद सकता है एक एरिया के बाहर। तो ये लोग जब शादी करते थे तो उसका नाम रीता मुर्मू, हेमा टुड्डू आदिवासी नाम है, तो उनको वही रहने दिया, तो उनके नाम पे जमीन की खरीद बिक्री शुरू हो गई। दूसरा, उनको चुनाव लड़ा दिया, किस सीट से? आदिवासी रिजर्व सीट से। तो कोई उसमें पंचायत समिति हो गया, कोई मुखिया हो गया, कोई जिला परिषद होने लगा। तो बाद में फिर कई प्रोटेस्ट हुए थे, उसमें तिरंगा उरंगा फाड़ा गया था, बहुत सारी चीजें आ रही थी, तो खैर प्रतिबंधित हो गया। झारखंड में अभी भी झारखंड एकमात्र राज्य है जहां की PFI प्रतिबंधित है। अभी क्या हुआ है बता रहा हूं कि अभी 15 दिन पहले वहां पंचायत के चुनाव खत्म हुए। दंगे की रूपरेखा आप समझिए कि 20 दिन पहले पंचायत के चुनाव खत्म हुए। इन 4 जिलों में जहां पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक्टिव था, वहां पे 48 लोग जीते हैं पंचायत के चुनाव में जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से संबंधित है। उसमें एक जिला परिषद अध्यक्ष, जिला परिषद भी है, जिसका नाम है हेंजला शेख। हेंजला शेख कई बार जेल गया था, जब PFI पे प्रतिबंध लगा था उस समय भी जेल गया था, उसके पहले भी तिरंगा फाड़ा था उसने, उसमें जेल में गया था। और आज देखो सरकारों के बदलने से क्या होता है, कई बार हम अपनी सरकारों को भी टारगेट पे ले लेते हैं, हमको कई बार भाजपा को भी टारगेट पे ले लेते हैं। हम बोलते हैं सरकारों के बदलने से क्या होता है, सरकार बदल गई, आज भी PFI का स्टेटस प्रतिबंधित है, कांग्रेस और हेमंत सोरेन की सरकार है। उस प्रतिबंध के बावजूद भी कोई उनके काम धाम पे रोक नहीं है। और पिछले 1 सालों में झारखंड में जबरदस्त लेवल पे अर्थ मिनरल्स का लूट हुआ है, अभी भी चल रहा है, कोयला चल रहा है, बालू का काम चल रहा है, स्टोन चिप्स का काम चल रहा है, मिलियंस में काम है, मतलब कि इलीगल स्मगलिंग का। इन 4 जिलों में जो PFI ने अपना होल्ड बनाया, तो आज स्थिति यह है कि इन 4 जिलों का जो भी अर्थ मिनरल्स का थेफ्ट है, उसका 25% का रेवेन्यू PFI को सीधे तौर पे आता है। और वो कितना है? कई हजार करोड़ में है। और उससे स्थिति क्या हुई? उससे स्थिति ये हुई कि झारखंड जो पहले दूसरे राज्यों से पैसा लेता था, PFI झारखंड, अब वो उत्तर प्रदेश को फंड कर रहा है, पूरे झारखंड को फंड कर रहा है, वेस्ट बंगाल को फंड कर रहा है और केरल को भी फंड कर रहा है। और रांची के दंगे में सहारनपुर से जो ट्रेनर्स आए थे, उनके भी रहने खाने और गाड़ी और रेम्यूनरेशन की व्यवस्था सब PFI ने की। मैं ये कह रहा हूं कि चीजें बदल रही हैं। एक बार बीफ का डिबेट हो या अग्निवीर पे प्रोटेस्ट हो, ये समझिए कि एक पैटर्न जब दिखने लगे कि ट्रेन ही जल रहे हैं भाई सब जगह, ठीक है, एक समानता दिखने लगे प्रोटेस्ट में, तो समझ लीजिए कि ये ऑर्गेनिक नहीं है, इसमें थर्ड पार्टी इंटरवेंशन है। और उनको जब समझने का प्रयास करेंगे और कड़ियां जब जोड़ने लगेंगे, तब आपको समझ में आने लगे करे ये तो ये मामला है। और अंतिम बात कह रहा हूं कि जो रॉ लिटरेचर है, माओइस्ट के जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, सारे मत पढ़िए, 2007 का वो डॉक्यूमेंट पढ़ लीजिएगा और आप एक क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। UPA डॉक्यूमेंट का नाम है, आवर वर्क इन अर्बन एरियाज, अर्बन पर्सपेक्टिव। और आज की जब घटनाओं के साथ उसको मैच करेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं आपके होश फाख्ता हो जाएंगे, क्योंकि जो लिखा हुआ है वो बदल रहा है। जो फॉर्मेट है और जो हैंगओवर है कि इस्लामिक आतंकवाद, मतलब भाई कि कोई आया बॉम्ब बांध के उड़ गया, नक्सल यानी आए AK-47 से धड़ धड़ मार दिया, गर्दन रेत दिया, नहीं होने वाला है। नक्सल्स का फॉर्मेट बदल रहा है, आगे अनआर्म्ड हो जाएगा। इस्लामिक टेररिज्म का फॉर्मेट बदल रहा है। वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरह वो ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, लड़कियों की शिक्षा पे काम करते हैं।
अंदर आप घुस नहीं पाएंगे, अंदर घुसेंगे तब मालूम चलेगा ये तो टेररिस्ट का ब्रीडिंग सेंटर है, ये टेररिस्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं सब। 66 लोग ऐसे आईसीएस ज्वाइन किए जिनका पीएफआई कनेक्शन था। तो ये फॉर्मेट बदल रहा है, ये रिकॉन्सोलिडेशन है, रिफॉर्मेशन है, रीग्रुपिंग है, रीअलायंस है नए नए संगठनों के साथ, और ये सब भारत के साथ एक ही मंसूबा पाले हुए हैं, टू ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स। उपाय क्या है? उपाय यही है कि हम आप एक समाज के नाते, एक देश के नाते एक क्रिटिकल थिंकिंग का एक सिस्टम डेवलप करें। जो भी देखते हैं, समझते हैं, जो दिखता है वो है नहीं, तो उसको वास्तविकता में जानने समझने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।